देवरानी का 10 लाख, जेठानी का 1,000 का ब्राइडल लहंगा। मम्मी यार, फूफा जी ने रिश्ता तो बता दिया, बहुत ही अमीर घर का है। मैं बहुत खुश भी हूँ इस रिश्ते से, लेकिन मुझे दुख इस बात का ही है कि फूफा जी ने ताई की बेटी का भी रिश्ता इस घर में क्यों करवाया। अरे वो गरीब अब मेरी जेठानी बनेगी, उसकी औकात है मेरी जेठानी बनने की। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, औकात तो उसकी खुद दिख जाएगी जब शादी का लहंगा पहन के मंडप पर बैठेगी, क्योंकि मैं तेरा इतना महंगा लहंगा खरीदूंगी कि सबकी नजर तुझ पर होगी, तेरी जेठानी पर नहीं। हाँ माँ, पूरे 10 लाख तक का लहंगा लेना मेरे लिए, बिल्कुल मनीष मल्होत्रा टाइप्स, ताकि सभी लोग देवरानी के लहंगे की तारीफ करें, जेठानी की नहीं। माँ, आप तो जानती ही हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी में बहुत खूबसूरत दिखे, और मेरी भी अगले महीने शादी है, लेकिन मेरे लहंगे का कुछ अता पता ही नहीं है। और मेरा भी सपना है कि मैं सबसे खूबसूरत दिखूं अपने लहंगे को पहनने के बाद, पर इतना खूबसूरत लहंगा तो बहुत महंगा आएगा, और इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। अरे निम्रत, तुम इतनी मायूस क्यों होती हो, तुम्हारे तो हाथ में ही हुनर है, तुम इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती हो। मेरा तो कहना है कि तुम बाजार से 1,500 तक का जड़ी मोतियाँ गोटे लेस खरीद कर ले आओ, और सिलाई मशीन पर खुद अपने लिए अपना ब्राइडल लहंगा सिल लो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने लिए बहुत खूबसूरत लहंगा सिल लोगी। दूसरी तरफ उनके ससुराल वाले, माँ, शादी के दिन जब नजदीक आते जा रहे हैं, पता नहीं भाभीियों ने अपने ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग करी या नहीं। अभी तक ना तो कोई फोटो दिखाया है, ना ही लहंगे को लेकर कोई बात की है। हाँ, मेरी बात हुई थी, दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं कि लहंगा बन जाएगा तो फोटो भिजवा देंगी। बाकी तू अपने भाइयों से भी पूछ ले, उनकी शादी की शॉपिंग हो गई, उन्होंने अपने लिए शेरवानी खरीदी। दोनों ही परिवार में शादी की खुशहाली फैली हुई थी। माँ लाओ, मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि बाजार से जाकर मैं अपने लहंगे को सिलने के लिए जड़ी गोटे लेस मोतियां खरीद के ले आऊं। हाँ बेटी, बताओ ना कितने पैसे दे दूं। ज्यादा नहीं माँ, यही 1,500 दे दीजिए। कोशिश करूंगी कि लहंगे का सारा सामान उतने में ही आ जाए। निमृत 1,000 रुपए लेकर रोड साइड मार्केट पर आती है, जहाँ पर कुछ ठेले और रेडियो पर गोटे मोतियां लेस सितारे मिल रहे होते हैं। भैया, ये सितारे और ये मोतियां गोटे लेस कितने तक के मिल रहे हैं? बिटिया, सभी के रेट अलग अलग हैं, तू पसंद कर ले, मैं रुपए बता देता हूँ। निमृत ठेले पर से लहंगा बनाने के लिए तरह तरह के डिजाइन के मोती लेस गोटे खरीद लेती है और लेकर अपने घर जाती है। ये देखो माँ, लहंगा बनाने के लिए मैंने सभी चीज खरीद ली है, बस अब आप मुझे अपनी एक सुंदर सी साड़ी दीजिए, जिससे मैं अपना लहंगा तैयार कर लूं। अब ललिता अलमारी में से अपनी बनारसी साड़ी निकालकर निमृत के हाथ में देती है। ये देख बेटी, ये रही मेरी सबसे सुंदर और महंगी बनारसी साड़ी, इससे तू अपने शादी का लहंगा तैयार कर। अगले दिन सुबह निमृत अपनी मम्मी की साड़ी को काट कर लहंगा बना रही होती है कि तभी वहां पर दीप्ति आती है। ये क्या कर रही हो मेरी होने वाली जेठानी जी, अपनी शादी का लहंगा भी अपने हाथ से ही सिलने लगी। अरे कम से कम आज तो अपने लिए एक अच्छा ब्राइडल लहंगा खरीद लेती। खैर मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ मेरा ब्राइडल लहंगा लेने चलोगी? पता नहीं क्यों ही आ जाती है मेरी बेटी को बुलाने के लिए, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसकी चालबाजी। बेचारी मेरी गरीब बेटी को ले जाकर वहां पर सिर्फ नीचा दिखाएगी और कुछ नहीं। वैसे तो मैं अपना लहंगा सिल रही थी, लेकिन ठीक है, मैं चल लेती हूँ तुम्हारे साथ, मैं ये काम वहां से आने के बाद कर लूंगी। अब निमृत सिलाई मशीन से उठकर अपनी होने वाली देवरानी दीप्ति के साथ एक बहुत बड़े मॉल में जाती है, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव लहंगे डमी पर लगे हुए होते हैं। हाय, कितने प्यारे प्यारे लहंगे, मुझे तो ये सारे लहंगे पसंद आ रहे हैं। लेकिन क्या फायदा, मैं तो इन्हें खरीद भी नहीं सकती। आइए आइए मैडम, बताइए आपको किस तरह का ब्राइडल लहंगा चाहिए अपनी शादी के लिए? जी, मुझे बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव मनीष मल्होत्रा टाइप्स लहंगा चाहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए, 5 से 10 लाख तक का लहंगा आप आराम से मुझे दिखाइए। ठीक है, फिर मैं आपको 10 लाख तक का लहंगा दिखाता हूँ। बाप रे, इतना महंगा लहंगा। अब मॉल वाले तरह तरह के लहंगे दीप्ति के आगे दिखाने लगते हैं। तभी दीप्ति एक महंगे लहंगे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये लहंगा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। दीप्ति ट्रायल रूम से अपना 10 लाख का सुंदर सा लहंगा पहन कर आती है। ये देखो निमृत, लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल करीना कपूर टाइप? देखो कितना खूबसूरत लहंगा है, इसे कहते हैं ब्राइडल लहंगा। खैर, मैं भी किसे बता रही हूँ, तुम्हारी तो ये 10 लाख के लहंगे खरीदने की औकात ही नहीं है।
हाँ, कह तो सही रही हो मेरी होने वाली देवरानी जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने 1000 रुपए के ब्राइडल लहंगे में ही बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप सच में इस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच्ची जेठानी जी? रुको, मैं अभी कपिल जी को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, एक बार वो भी फाइनल कर दें, फिर इसे पैक करवा लूंगी। कपिल जी कहाँ हैं आप? अगर आपके पास टाइम है तो एक बार मॉल आ जाएंगे आप? मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ, जरा आप भी एक बार मेरा ब्राइडल लहंगा पसंद कर लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अब कुछ ही देर में कपिल मॉल पहुँचता है। अरे भाभी जी, आप भी यही हैं? नमस्ते। नमस्ते देवर जी। लहंगा तो तुम्हारा बहुत सुंदर लग रहा है, जितनी तारीफ करूं उतना कम। बहुत प्यारी लग रही हो दीप्ति तुम इसमें। सच्ची प्यारी लग रही हूँ? ठीक है भैया, फिर तो आप इस लहंगे को रेडी कर दीजिए। हाँ मैडम, आप अपना फोन नंबर लिखवा जाइए। ब्लाउज और लहंगे की अच्छे से फिटिंग हो जाती है तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आकर ले जाइएगा। अब दीप्ति फोन नंबर और अपना साइज देकर वहां से चली जाती है सबको लेकर, और निम्रत अपने घर पहुंचकर अपने लहंगे को बनाने में लग जाती है। और कुछ ही दिनों में वह अपनी मम्मी की साड़ी से एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। माँ ये देखिए, मैंने आपकी साड़ी से कितना सुंदर लहंगा बना लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ बेटी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है तेरा लहंगा। कोई कह ही नहीं सकता कि तूने ये 1000 रुपए का लहंगा बनवाया है। हाँ माँ, वही तो। और मैं क्या सोच रही थी माँ कि मैं ना अपने लिए एक और लहंगा बना लेती हूँ। एक तो मैं शादी वाले दिन पहन लूंगी और दूसरा मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहन लूंगी। क्यों, क्या कहती हो? इसमें कहना क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल बना ले दूसरा लहंगा भी। अब निम्रत कुछ दिनों में अपने लिए अपने हाथों से 2 सुंदर लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति मॉल में अपनी शादी का लहंगा लेने जाती है। भैया मेरा लहंगा रेडी हो गया क्या? शादी है 4 दिन बाद मेरी। जी मैडम, रेडी है। अब दीप्ति काउंटर पर जाकर बिलिंग करती है और अपना लहंगा लेकर घर आ जाती है। आ गई बेटी लहंगा लेकर, दिखाओ जरा कैसा है। नहीं, अभी नहीं, सरप्राइज है, आप बस मेरा फाइनल लुक देखिएगा। अब कुछ दिन बाद शादी का दिन आता है, जहां निम्रत अपने कमरे में अपने हाथ से सिले हुए 1000 रुपए के लहंगे को पहनकर पूरी तरह से रेडी थी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। निम्रत की माँ निम्रत को लेकर मंडप पर आती है। निम्रत, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? उसे भी बुलाओ, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। अरे दीप्ति अब तक आई नहीं। जी सासू माँ, मैं देख कर आती हूँ। अरे दीप्ति, तुम अब तक तैयार नहीं हो? मंडप पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? निम्रत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। दरअसल बात यह है कि लहंगे की बिलिंग करते टाइम जल्दबाजी में मैं अपना शॉपिंग बैग वहां पर छोड़कर किसी और का शॉपिंग बैग अपने घर ले आई, और देखो इसमें मेरा लहंगा नहीं, ये साड़ी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लिए ना 2 लहंगे सिले थे, मैं दूसरा लहंगा तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब निम्रत का सिला हुआ दूसरा लहंगा दीप्ति पहनती है और दोनों ही देवरानी जेठानी मंडप पर आती हैं। अरे ये क्या, दीप्ति ने तो 10 लाख का एक बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा पसंद किया था, लेकिन मंडप पर ये कुछ और ही पहन कर आ गई। कपिल हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ही देवरानी जेठानी की शादी होती है, जिसके बाद वह अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उनकी सास कौशल्या आरती से उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह दीप्ति निम्रत के कमरे में जाकर, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही नासमझ थी, जो हमेशा आपको आपकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन उस दिन सही वक्त पर आकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं जेठानी हूँ आपकी, और आपको मुश्किलों में आपकी मदद करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। अब दीप्ति निम्रत को लेकर मॉल जाती है और वहां से उस लहंगे के बदले अपने लिए और अपनी जेठानी के लिए 10 महंगी साड़ियां खरीदती है। अगले दिन दोनों ही देवरानी जेठानी को देखने के लिए पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। अरे कौशल्या, तेरी तो दोनों बहू बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और इन्होंने जो ये साड़ी पहन रखी है ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोनों देवरानी जेठानी जच रही हैं इसमें। तभी निम्रत खुश होकर कहती है, अरे ताई, सुंदर क्यों नहीं होगी? आखिर मेरी देवरानी जी की पसंद है, और उनकी पसंद की हर चीज सुंदर ही होती है। जैसे ये साड़ी सुंदर लग रही है। हम दोनों देवरानी जेठानी के। गौहर बानो किराने की दुकान से अपनी कार में राशन का सामान भरवा रही थी, तभी एक नकाब पोश चोर वहां आ धमकता है और गौहर बानो के ड्राइवर को जोर से धक्का देकर गौहर की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, ए बढ़िया, जो भी मालपत्ती है सब निकाल, वरना यहीं ढेर कर दूंगा।
मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ मुझे। चोर के हाथ में चाकू होने की वजह से आसपास के लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। तभी एक मोटा सा पत्थर चोर के माथे पर आकर लगता है और उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ता है। तभी सभी लोग आकर चोर को पकड़ लेते हैं। तो वहीं चोर को पत्थर मारने वाली नज़मा वहां आती है। आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना आज तो मैं अल्लाह को प्यारी हो जाती। ऐसी बात ना कहिए, वैसे आपको मेरी कुछ मदद चाहिए तो कहिए। वो मैं गरीबों में राशन का सामान बांटने जा रही थी। वैसे तो मेरे साथ ड्राइवर है, लेकिन उसे भी चोट लग गई है, तो तुम सामान बांटने में मेरी मदद कर दो। गौहर बानो की बात सुनकर नज़मा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ कार में बैठ जाती है और कुछ दूर जाकर गरीबों में राशन का सामान बांटने में उसकी मदद करती है। अनजान नज़मा को इस तरह अपनी मदद करते देखकर गौहर बानो को बहुत खुशी होती है। समय बीतता है और एक रोज ऐसे ही जब गौहर बानो गरीबों को सामान बांट रही होती हैं तो सलीम नाम का एक गरीब लड़का उसके हाथ से सामान लेकर भागने लगता है। या अल्लाह, ये लड़का तो सामान छीन कर ही भाग गया, अरे कोई पकड़ो उसे। गौहर बानो भाग रहे सलीम का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती हैं, जहां नज़मा को देखकर वो हैरान रह जाती हैं। दरअसल सलीम नज़मा का छोटा भाई था। नज़मा का परिवार बहुत गरीब था, जो कि एक टूटे फूटे कच्चे मकान में अपना गुजारा कर रहा था। दीदी देखो, मैं ये खाने का सामान लेकर आया हूँ, आज तो माँ अच्छा खाना बना सकेंगी ना? लेकिन इस सामान के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए सलीम? पैसों से नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई मेरे हाथों से ये सामान छीन कर भागा है। आप यहाँ? सलीम, क्या ये सच कह रही हैं? सलीम बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लेता है। तभी नज़मा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने के लालच में कोई गलत काम ना करना, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। गौहर बानो सामान लेकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं, लेकिन अपने घर पहुंचने पर वो नज़मा की गरीबी हालात और उसके परिवार के बारे में सोचते हुए कहती हैं, इतनी सुंदर और नेक लड़की अपने परिवार के साथ इतनी गरीबी की जिंदगी जी रही है। उसकी अम्मी कितनी बीमार थी और अब्बू बेस उम्र में काम कर रहे थे। गौहर ये सब सोच ही रही होती कि तभी उसका बेटा अकरम वहां आ जाता है। क्या हुआ अम्मी, आप किस गहरी सोच में डूबी हुई हैं? कुछ खास नहीं बेटा, तेरे निकाह के बारे में सोच रही थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कोई लड़की देख रखी हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। वैसे भी नज़मा जैसी नेक लड़की को अपनी बहू बनाने में कैसा हर्ज। अगले दिन गौहर बानो अपने बेटे के साथ कार में नज़मा के घर पहुंचकर रिश्ते की बात करती है। इतने अमीर घर से रिश्ता जुड़ने की बात सुनकर ही नज़मा घबरा जाती है। देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, मेरी औकात आपके घर की बहू बनने की नहीं है। नज़मा, आज मैं तुमसे अपनी अम्मी के कहने पर पहली बार मिला हूँ और मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई हो, इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुमसे निकाह करके मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। अकरम की बातें और गौहर बानो का अच्छा व्यवहार देखकर नज़मा के अम्मी अब्बू उसे निकाह के लिए हाँ करने को कहते हैं और नज़मा भी मान जाती है। जिसके बाद गौहर बानो अपने नौकरों से तरह तरह की मिठाई मंगवाकर सभी का मुंह मीठा करवाती है और कुछ दिनों बाद धूमधाम से नज़मा का अकरम से निकाह हो जाता है। अपना इतना बड़ा ससुराल और टेबल पर रखा स्वादिष्ट खाना देखकर नज़मा कहती है, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं पहली बार देख रही हूँ। काश ये खाना मैं अपने मायके वालों के साथ खा सकती। अरे नज़मा, क्या हुआ, चुपचाप क्यों बैठी हो? खाना खाओ। क्या हुआ नज़मा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा दूं? नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतना सारा खाना है भला, अब मुझे और क्या चाहिए। नज़मा सभी के साथ खाना खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। पहले रोजे के दिन नज़मा सुबह उठकर नमाज पढ़ती है और फिर अपनी सास को सलाम करती है, लेकिन रमजान को लेकर जहां सभी के चेहरे पर खुशी थी तो वहीं नज़मा उदास नजर आ रही थी। तभी अकरम उसके पास आकर कहता है, क्या बात है नज़मा, आज पहले रोजे के दिन भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे रमजान की खुशी नहीं है, लेकिन मुझे अपने मायके वालों की फिक्र हो रही है। शाम के समय जब इफ्तारी होगी तो मैं यहाँ शाही खाना खाऊंगी, लेकिन मेरे गरीब परिवार के पास रोजा खोलने के लिए रूखा सूखा खाना होगा। नज़मा की ये बातें कमरे के बाहर खड़ी गौहर बानो भी सुन लेती हैं। कुछ देर बाद घर में नौकर तरह तरह का खाने का सामान लाने लगते हैं तो कई नौकर ताजे फल लेकर आते हैं। ये सब देखकर नज़मा मन ही मन कहती है, यहाँ तो इफ्तारी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई, लेकिन वहां घर पर न जाने सबका रोजा कैसा जा रहा होगा। बाहू, ये तेरे लिए नए कपड़े हैं, शाम के समय इन्हें ही पहनना। अम्मी, ये तो बहुत सुंदर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इधर नज़मा के ससुराल में जहां इफ्तारी की जोर शोर से तैयारी चल रही थी तो वहीं उसके मायके में शाम होने पर सभी नमाज पढ़कर एक साथ बैठे होते हैं। तभी सलीम कहता है, अम्मी, क्या हमें पानी पीकर ही अपना रोजा खोलना होगा?
बेटा और कर भी क्या सकते हैं, अभी तो वैसे भी घर में राशन का कोई सामान नहीं है। आज बाजार भी थी तो दुकानदार ने उधार देने से साफ मना कर दिया। पता नहीं अल्लाह पाक की क्या मर्जी है जो रमजान के पाक महीने में भी हमें ऐसी हालत में रखा है। अब गरीबी की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। सलीम के अब्बू अपनी हालत को कोसने से क्या फायदा, पानी पीकर सो जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखे पेट सोने नहीं देगा रजिया बहन। गौहर की आवाज सुनकर तीनों पलट कर देखते हैं तो नजमा और उसके ससुराल वाले वहां आए होते हैं। तभी रजिया घबरा कर कहती है, सलाम वालेकुम बहन जी, आप यहाँ अचानक, कोई बात हुई है क्या? नजमा बेटी सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मी सब ठीक है, आप घबराइए नहीं। जी हम तो यहाँ आपके साथ रोजा खोलने आए हैं, इसलिए आपकी इजाजत हो तो इफ्तारी शुरू करें। आप लोग हम गरीब के घर इफ्तारी करने आए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आइए आइए अंदर आइए। तभी गौहर अपने नौकरों से इफ्तारी का शाही खाना लाने को कहती है और सभी नौकर खाना लाकर परोस देते हैं। इतना सारा शाही और स्वादिष्ट खाना देखकर नजमा के परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। ये ताजे फल और खजूर मैंने खास आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। ये 2 तरह की बिरयानी, रायता भी घर पर ही बनवाया है, आप लोग शुरू कीजिए। यानी घर पर इफ्तारी की तैयारी मेरे मायके के लिए चल रही थी। अम्मी ने ये सब मेरे मायके वालों के लिए किया। सच्चाई जानकर नजमा को बहुत खुशी होती है। तो वहीं पहली बार इफ्तारी का शाही खाना देखकर रजिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, जो आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा। हाँ जीजा जी, मैं पहली बार इतना सारा और स्वादिष्ट खाना खाऊंगा, वो भी आपकी वजह से। हाँ तो बस बोलो मत, खाना भी शुरू करो। सभी अल्लाह का नाम लेकर खाना खाना शुरू करते हैं और इस तरह नजमा की अमीर सास उसके गरीब मायके में इफ्तारी का शाही खाना लाकर रमजान के पहले रोजे को और भी खास बना देती हैं। जिसके बाद अकरम सलीम को काम पर लगा देता है, जिससे उसके परिवार की आर्थिक हालत में सुधार आए और अब नजमा भी बेफिक्र होकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।